जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 5 रहेगी और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर वैदिक सभ्यता को जो है वो कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर आज का जो टॉपिक है वो आप लिखेंगे। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा हमारा वैदिक सभ्यता। राइट। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। वैदिक सभ्यता की हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को हम दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन हमारा रहेगा ऋग्वैदिक काल। राइट। क्या रहेगा? ऋग्वैदिक काल रहेगा एक पोर्शन हमारा। ठीक है। और सेकेंड जो पोर्शन रहेगा साथियों वो रहेगा हमारा उत्तर वैदिक काल। क्या रहेगा हमारा सेकेंड पोर्शन? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो देखिए मेरे साथियों, जो वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऋग्वैदिक काल को लेकर बनते हैं। उत्तर वैदिक काल से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, सिलेक्टेड डेटा रहता है। तो हम सिलेक्टेड डेटा पर ही जो है वो चर्चा करेंगे। हम अननेसेसरी चीज़ों को यहाँ पर वैसे भी इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। ठीक है। टाइम की बात करें तो ऋग्वैदिक काल जो है साथियों 1500 से 1000 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 600 बीसी तक का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। इस प्रकार से आप टोटल वैदिक सभ्यता का अगर टाइम ड्यूरेशन देखें तो ये 1500 से 600 बीसी तक टोटल टाइम ड्यूरेशन हो जाता है। इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऋग्वैदिक काल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आप लिखेंगे ऋग्वैदिक काल। उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिख लिया है, ऋग्वैदिक काल को लिख लिया है। राइट। और इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका टाइम देख लीजिए। इसका टाइम कितना बताया हमने आपको? 1500 से 1000 बीसी तक का जो टाइम है वो आपको बताया है। ठीक है। देखिए ऋग्वैदिक काल जो है वो किसका काल है? ये आर्यों का काल है। राइट। किसका काल है? ये आर्यों का काल है ये। राइट। और यहाँ पर आर्य जो है ना साथियों, ये मूल रूप से विदेशी माने गए हैं। राइट। आर्य जो है वो मूल रूप से क्या माने गए हैं? मूल रूप से विदेशी माने गए हैं। और इनके बारे में क्या बोला गया है कि ये जो आर्य है ना साथियों, ये जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है। और ये सेंट्रल एशिया से आने की जो बात है ये किसने कही है? ये कही है मैक्स मूलर ने। राइट। ये बात आप याद रखेंगे कि आर्य जो है वो कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है मैक्स मूलर ने। राइट। और सेंट्रल एशिया से आए तो हैं, लेकिन ये सेंट्रल एशिया से भारत में कहाँ से आए हैं? ये भारत में कहाँ से आए हैं? तो भारत में आए हैं ये खैबर दर्रे से। राइट। कहाँ से इंटर होते हैं भारत में? खैबर दर्रे से जो है वो भारत के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको एज अ क्वेश्चन आप लिख लीजिए। लिखिए। हाँ देखिए, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? राइट। ये आपने डायरेक्ट प्रश्न लिखा, इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसका आंसर है कि बाल गंगाधर तिलक जी जो है उनके अनुसार आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, क्लियर। ये आप जो है वो याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। लिखिए, पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट आप लिखिए जरा। 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है। लिखिए, पॉइंट आप लिखेंगे। वेदों की रचना के कारण इस काल को जो है वो वैदिक काल कहा गया है। क्या कहा गया है? वैदिक काल कहा गया है, या यूं बोल दीजिए
वैदिक सभ्यता कहा गया है। क्या कहा गया है? वैदिक सभ्यता कहा गया है। राइट, क्लियर है? ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिखिए सभ्यता का स्वरूप। सभ्यता का स्वरूप। तो देखिए सभ्यता का जो स्वरूप था मेरे साथियों वो था ग्रामीण। राइट, कैसा था? ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट आप याद रखेंगे। देखिए आपको एक और चीज बता देते हैं, सभ्यताएं जो है वो आपकी टू टाइप्स की थी। एक सभ्यता जो थी वो आपकी नगरीय थी, ठीक है, और एक सभ्यता जो थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। राइट, नगरीय सभ्यता की अगर हम बात करें तो नगरीय सभ्यता के अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा है। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पर इंक्लूड करा है। राइट, और ग्रामीण सभ्यता की अगर हम बात करते तो इसके अंदर हमने वैदिक सभ्यता को रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? ये छोटा सा पॉइंट था जो आपको समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए यहाँ की अगर हम भाषा की बात करें साथियों तो यहाँ पर भाषा क्या थी? तो यहाँ पर भाषा थी संस्कृत। भाषा कौन सी थी? भाषा थी यहाँ पर संस्कृत। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम प्रमुख पशु की बात करें, प्रमुख पशु क्या था? तो प्रमुख पशु यहाँ पर गाय हुआ करती थी। राइट, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम पवित्र नदी की बात करें, पवित्र नदी की बात करें तो पवित्र नदी यहाँ पर सरस्वती हुआ करती थी। ठीक है, क्लियर? हालांकि यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का भी जिक्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गंगा व यमुना का जिक्र भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो है वो कौन सी है? सरस्वती है। राइट, क्लियर? चलिए यहाँ का अगर हम प्रशासन देखना चाहें, ठीक है, वैदिक काल का, तो यहाँ पर प्रशासन जो है वो उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं आइए हम उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर हमारा रहेगा केंद्र। राइट, और केंद्र के नीचे रहेगा जन। ठीक है, और जन के नीचे रहेगा विष, और विष के नीचे रहेगा ग्राम, और ग्राम के नीचे जो रहेगा वो रहेगा कुल। इस प्रकार से 5 लेयर्स होंगी प्रशासन की। इनकी मुखिया की अगर हम बात करें तो केंद्र का जो मुखिया होगा वो होगा आपका कौन? राजा। राइट, कौन होगा? केंद्र का मुखिया जो है वो कौन होगा? राजा होगा। ठीक है, इसके अलावा जन का मुखिया जो होगा वो राजन होगा। ठीक है, इसके अलावा हम विष की बात करें तो विष का जो मुखिया होगा वो विषपति कहलाएगा। ठीक है, और ग्राम का जो मुखिया होगा वो ग्रामीणी कहलाएगा। राइट, कौन कहलाएगा? ग्रामीणी कहलाएगा। और कुल का जो प्रधान होगा वो कुलपति कहलाएगा। राइट, क्लियर है? इस प्रकार से प्रशासन की यहाँ पर टोटल 5 लेयर्स हुआ करती थी। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए जरा। अब हम बात कर लेते हैं अधिकारियों को लेकर। राइट, किसकी बात कर लेते हैं? हम अधिकारी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मेन जो अधिकारी थे, मुख्य की अगर हम बात करें तो मुख्य अधिकारियों में यहाँ पर 2 अधिकारी शामिल हुआ करते थे। एक अधिकारी हुआ करता था यहाँ पर पुरोहित। राइट, एक अधिकारी होता था पुरोहित, और दूसरा जो अधिकारी हुआ करता था वो होता था आपका सेनानी। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा ये जो दोनों अधिकारी हैं आपको बता दिए हमने कैसे अधिकारी थे। प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। राइट, ये आपको बता चुके हैं। इसके अलावा अन्य की अगर हम बात करें तो एक जैसे कि पूरब हुआ करता था। पूरब हुआ करता था जो कि दुर्गपति होता था उस टाइम पे। कौन होता था? दुर्गपति हुआ करता था। इसके अलावा एक जो अधिकारी है जिसका नाम होता है स्पष्ट। स्पष्ट इसका जो अधिकारी हो इसका जो होता है वो कौन होते हैं? गुप्तचर को कहा जाता था स्पष्ट। इसके अलावा बाजपति, ये किसको कहा जाता था? बाजपति कहा जाता था गोचर भूमि का अधिकारी। राइट, किसका अधिकारी होता था? ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। राइट,
इसके अलावा उग्र की अगर हम बात करें, उग्र, तो ये कौन होता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो है वो करता था। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हमने आपको जो है वो ऋग्वेद जब पढ़ा रहे थे तो ऋग्वेद के अंदर आपको बताया था, दो ऑर्गेनाइजेशन बताए थे। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन कौन से बताए थे? सभा और समिति बताए थे। ठीक है, तो वो जो सभा और समिति जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो दो ऑर्गेनाइजेशन थे, कौन से? एक सभा था और एक समिति था। इसको हमने क्या बताया था? ये बताई थी प्रजापति की दो पुत्रियां, राइट। इसमें जो सभा होती थी साथियों, ये श्रेष्ठ लोगों की श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? श्रेष्ठ लोगों की संस्था हुआ करती थी, राइट। और इसके अलावा समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये सामान्य लोगों की संस्था हुआ करती थी। सामान्य लोगों की संस्था, राइट, क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और बात जो है वो समझनी होगी, तो ध्यान से समझिएगा। बात ये है कि जो दोनों की दोनों समितियां दिख रही हैं, इनके बारे में आपको लिखना है कि यह संस्थाएं राजा के निर्णय में राजा के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकती थी, राइट, क्लियर है? ये बात आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कृषि की बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के अंदर, तो यहाँ पर कृषि के रूप में यहाँ पर कृषि के रूप में आप देखेंगे तो जो है पशुपालन, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कृषि और पशुपालन, राइट, कृषि और पशुपालन दोनों हुआ करते थे। ठीक है, क्या होता था? कृषि और पशुपालन यहाँ पर दोनों होते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें युद्ध की, ठीक है, यहाँ पर एक युद्ध का वर्णन मिलता है, दशराग युद्ध का, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर युद्ध के कारण की अगर हम बात करते हैं कि युद्ध का कारण क्या होता था, किस वजह से यहाँ पर जो है वो युद्ध हुआ करते थे, तो यहाँ पर युद्ध का कारण था गाय की खोज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गाय जो है वो एक महत्वपूर्ण पशु माना गया है, राइट। और यहाँ पर जो है वो कबीले का नेतृत्व कौन करता था? कबीले का नेतृत्व कौन करता था? तो कबीले का नेतृत्व करता था राजा। ठीक है, जो कि एक कौन होता था? जो कि एक क्षत्रिय हुआ करता था, राइट, क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर एक युद्ध है दसराग युद्ध, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, 10 राज्य युद्ध, राइट। क्या है? 10 राज्य युद्ध यहाँ पर हुआ करता था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 10 राज्य युद्ध क्या है? दशराग युद्ध जो है इसमें 10, ये जो है वो 10 राजाओं का युद्ध है। 10 राजाओं का युद्ध है। ठीक है, क्लियर। अगर इस युद्ध की बात करें मेरे साथियों, तो इस युद्ध का जो वर्णन है, वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, राइट, क्लियर है। और ये जो युद्ध है ना साथियों, ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ये बात आप याद रखेंगे, क्लियर है? ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आ जाइए, हम यहाँ के समाज की बात कर लेते हैं, राइट। किसकी बात कर लेते हैं? समाज की जो है वो बात कर लेते हैं। यहाँ का समाज कैसा था?
समाज में यहाँ पर जो है वो वर्ण व्यवस्था दिखाई देगी आपको। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो उसको बार बार हम बात करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ के अगर हम समाज की बात करें, यहाँ पर एक और चीज याद रखना, यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। राइट, कैसी थी व्यवस्था? यहाँ पर कर्म आधारित थी। बाकी वर्ण व्यवस्था हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ का जो समाज था साथियों, वो समाज पितृ सत्तात्मक था, जो कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पढ़ा है कि वहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना है नोट में कि स्त्री की दशा अच्छी थी, क्योंकि पितृ सत्तात्मक होने का सीधा सीधा मतलब ये लगा लेते हैं कि स्त्री की दशा कमजोर रहेगी, लेकिन यहाँ पर स्त्री की दशा अच्छी होती है। स्त्री की दशा अच्छी थी। राइट, क्लियर है? चलिए, यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रतिबंधित थी। राइट, क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। यज्ञ में भाग ले सकती थी। राइट, क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, विधवा स्त्री, विधवा स्त्री अपने देवर से विवाह कर सकती थी। राइट, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है अमाजू, ये भी याद रखना है। अमाजू यहाँ पर किसको कब बोला जाता था? अमाजू बोला जाता था ऐसी स्त्रियों को जो शादी नहीं करती थी। अमाजू, अमाजू यहाँ पर किसको? अविवाहित स्त्रियां जो होती थी उनको अमाजू कहा जाता था। राइट, क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर अगर हम मनोरंजन के साधन की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन, तो मनोरंजन के साधन के रूप में अगर हम देखना चाहें, तो मनोरंजन के साधन के रूप में यहाँ पर आपको संगीत दिखेगा। संगीत यहाँ पर मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था। ठीक है, संगीत के अलावा रथ दौड़ और घुड़दौड़। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करते हैं। व्यवसाय, व्यवसाय में एक तो हो जाएगा पशुपालन। पशुपालन व कृषि यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय था, ये हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे प्रिय पशु जो है वो घोड़ा हुआ करता था। प्रिय पशु यहाँ पर घोड़ा था, और प्रमुख पशु की जब बात आएगी तो फिर गाय आ जाता है। प्रिय देवता, प्रिय देवता यहाँ पर इंद्र होते हैं। राइट, यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, यहाँ पर जो है वो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। क्या प्रचलित था? वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा ऋण देकर ब्याज लेने की प्रथा भी थी। यहाँ पर ऋण देकर ब्याज लेने की प्रथा। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की बात कर लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऋग्वैदिक कालीन देवता। राइट,
तो वैदिक कालीन देवता की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्र की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? हम इंद्र की बात करेंगे, राइट। तो इंद्र जो होते हैं मेरे साथियों, ये हैं युद्ध के देवता, युद्ध के देवता। ठीक है, इसके अलावा वर्षा के देवता। ठीक है, इसके अलावा हम अग्नि की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, अग्नि। अग्नि कौन है? ये देवता है। ये जो है वो देवता व मनुष्य के मध्य मध्यस्थता वाले देवता हैं, मध्यस्थता वाले देवता हैं अग्नि। ठीक है, इसके अलावा वरुण की हम बात करते हैं। ठीक है, तो वरुण जो है वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है, राइट। इसके अलावा ये जो है वो समुद्र की देवता है, समुद्र के देवता है ये। ठीक है, इसके अलावा सत्य का प्रतीक है ये, सत्य का प्रतीक। क्लियर? अगली अगर हम बात करें तो सोम की बात कर लेते हैं हम। सोम, ये जो देवता है वो वनस्पति के देवता है। किसके देवता है? वनस्पति के देवता है ये, राइट। इसके अलावा अगली हम बात करें तो पूषण की बात करते हैं। पूषण जो है वो पशुओं के देवता है। किसके देवता है? पशुओं के देवता, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अश्विन की बात कर लेते हैं। ये किसके देवता हैं? ये हैं विपत्तियों को हरने वाले, विपत्तियों को हरने वाले देवता। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगले हमारे जो देवता हैं वो है विष्णु देवता, राइट। कौन? विष्णु। ठीक है, तो विष्णु जो है वो कौन है? विश्व के संरक्षक हैं, विश्व के संरक्षक हैं। ठीक है, एवं उसके पालन करता है, एवं पालन करता। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मरुत, मरुत की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो है वो आंधी तूफान के देवता है, आंधी तूफान के देवता। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन नदियों की बात कर लेते हैं, या प्राचीन नदियों की बात कर लेते हैं, प्राचीन नदी। ठीक है, प्राचीन नदी कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। तो जैसे कि एक नदी है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लेते हैं प्राचीन और नई। ठीक है, देखिए प्राचीन नाम, नया नाम, राइट। क्लियर है? चलिए, तो लिखना स्टार्ट करेंगे आप। देखिए सबसे पहले कौन सा है? बेतस्ता हो गया, जिसका नया नाम क्या है? जिसका नया नाम है झेलम। क्या नाम है इसका? इसका नया नाम है झेलम, राइट। सेकेंड अगर हम बात करते हैं साथियों, तो अगली जो है वो अस्किनी है। कौन सी है? अस्किनी। और इसका जो नया नाम है वो क्या है? क्या है इसका नाम? इसका नाम है चिनाब। ठीक है, क्लियर? अगली जरा देखिए, अगली है बिपाशा। जिसका नया नाम क्या है? जिसका नया नाम है ब्यास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो नदी है उसका नाम है पुरुषनी नाम। इसका नया नाम क्या हो चुका है? नया नाम हो चुका है रावी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं तो सदानीरा। इसका नया नाम हो गया है गंडक।
क्या हो गया इसका नया नाम? इसका नया नाम हो गया गंडक, राइट। नेक्स्ट नदी जो है वो है आपकी गोमती। क्या नाम है उसका? गोमती है, ठीक है। और इसका नया नाम हो गया है गोमल, राइट। क्या नाम हो गया है? गोमल हो गया है। सिमिलर और भी जो नदियां हैं, जैसे कि एक नदी है द्वेष दती, द्वेष दती। तो इसका जो नया नाम है वो क्या हो गया, वो जरा देख लीजिए। द्वेष दती का नया नाम हो चुका है, इसका नया नाम हो गया है घग्गर, ठीक है। क्लियर? तो इस प्रकार से कुछ नदियां थी जो आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल को लेकर, राइट। किसको लेकर बात कर लेते हैं? उत्तर वैदिक काल को लेकर हम जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर साथियों? अब अगर यहाँ पर अगर हम देखें साथियों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिय देवता की, ठीक है। आपने ऋग्वैदिक काल में जो प्रिय देवता देखा था वो किसको देखा था? इंद्र को देखा था। यहाँ पर प्रिय देवता जो है वो बदल जाएंगे, यहाँ पर प्रिय देवता हो जाएंगे प्रजापति, राइट। कौन हो जाएंगे प्रिय देवता? प्रजापति हो जाएंगे। प्रजापति के बारे में आपको बता चुके थे। इनकी पुत्रियां हैं, इनकी पुत्री कौन कौन सी हैं? दो पुत्रियां बताई गई, दो ऑर्गेनाइजेशन को इनकी पुत्री बताया गया है। एक है सभा और एक है आपकी समिति, ठीक है। क्लियर है साथियों? ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर राजसूय यज्ञ आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? राजसूय यज्ञ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। राजसूय यज्ञ किस लिए कराया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा। राज्य अभिषेक के दौरान ये युग यज्ञ जो है वो कराया जाता है। राज्य अभिषेक के दौरान जो है वो ये वाला यज्ञ कराया जाता है, ठीक है साथियों। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपने वर्ण व्यवस्था देखी थी। अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ पर वर्ण मूलक व्यवस्था होगी, या आप बोल दीजिए व्यवस्था, ठीक है। या फिर आप बोल दीजिए जाति व्यवस्था जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? लोगों का जीवन काफी हद तक टफ हो चुका होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हल को यहाँ पर सिरा बोला गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हल की रेखा को, हल की रेखा को यहाँ पर जो है वो सीता बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? सीता बोला गया है, ठीक है। क्लियर? लास्ट हमारा रह गया है थोड़ा सा दर्शन शास्त्र की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? दर्शन शास्त्र की हम जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक साइड हम दर्शन लिखेंगे और एक तरफ हम उनकी जो है वो प्रवर्तक लिखेंगे कि किस दर्शन का कौन प्रवर्तक है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चारवाक जी ही हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड हम बात करें तो योग दर्शन हो गया। योग दर्शन की प्रवर्तक कौन है? पतंजलि जी हैं। कौन है? पतंजलि है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हो जाएगा सांख्य दर्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं कपिल मुनि जी। कौन है? कपिल मुनि जी हैं, राइट। इसके अलावा अगला जो दर्शन है वो है हमारा कौन सा? न्याय दर्शन। और इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? गौतम ऋषि जो है इसके प्रवर्तक हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगला आप देखिए जरा, इसके अलावा नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के जो है प्रवर्तक हैं वो कौन है आपके? वो है जैमिनी, राइट। कौन है? जैमिनी है, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, ये इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? इसके प्रवर्तक जैमिनी जी हैं। कौन है इसके प्रवर्तक? जैमिनी जी हैं, राइट। इसके अलावा और जरा देख लीजिए। इसके अलावा एक बचता है हमारा वैशेषिक। कौन बचता है? वैशेषिक, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक हैं मेरे साथियों वो कौन है? इसके प्रवर्तक हैं कणाद, ठीक है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये हमारे दर्शन शास्त्र हो गए। तो हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, राइट। और आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। और इसके अलावा आपसे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।